हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर नंबर 4 फॉर क्लास 11। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखिए, टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आप इसमें दो पॉइंट बना लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो लिखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, independent of path। Work done by conservative forces is not depend upon, doesn't depend upon path। सेकेंड पॉइंट बना लीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज डिपेंड्स ओनली एंड ओनली on initial and final position, depends on only depends only on initial and final पोजीशन। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है ए से बी पे, यानी ए से बी के पास पहुंचाना है। तो मैंने एक पाथ चूज़ किया, इसको नाम दिया फर्स्ट पाथ, और इसके अलोंग जो वर्क होगा उसको नाम दे दिया W1। ऐसे एक पाथ मैंने इधर से चूज़ किया, इसको नाम दे दिया W2, और एक ऐसे इस तरह से जिगजैग पाथ चूज़ किया, इसको नाम दे दिया W3। इफ़ we want to calculate work done by conservative forces in this case, then definitely W1 is equal to W2 is equal to W3। हर पाथ से वर्क डन क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल लिख लीजिए। कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं? सबसे पहला जो फोर्स है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। and third one is spring force। किस फॉर्म में होता है? जो स्प्रिंग फॉर्म होता है, फोर्स होता है, वो मैं आपका जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें करवाना था, लेकिन वहाँ पे मैंने इसको स्किप किया क्योंकि इसमें एनर्जी का भी यूज़ होगा साथ साथ, इसलिए मैं इसी चैप्टर में दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चलूँगा स्प्रिंग के। तो उसमें जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, where k is the spring constant and x is the displacement और f is the force। force is directly depend upon displacement, और यहाँ पे ये k क्या है? constant है। ठीक है, और ये आपका जो है, या हम कह सकते हैं जो f है, ये रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हो गए कंजर्वेटिव फोर्स जिनको हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, जो आपका ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स, ये हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो मेनली हमारे पास दो कंजर्वेटिव फोर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। तो पहले एक एग्जाम्पल जिसके हेल्प से हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डजेंट डिपेंड अपॉन पाथ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस बेस पे लेना चाहता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो नोट कीजिए, क्वेश्चन आप एक नोट कर लीजिए। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, find work done by gravitational force to displace the object from A to C and A to B and then B to C। यानी वही आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन A एंड C, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये आपकी इस केस में दोनों में क्या है, सेम है। सपोज इसके अलोंग जो वर्क करना पड़ेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ W1 और इसके अलोंग करना पड़ेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ W2। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो यहाँ पे रखा है, ये गिवन है सब कुछ इसमें, और ये है आपकी लेंथ इसकी m। W1 और W2 मैंने मानना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखिए लेट वर्क डन अलोंग पाथ AC इज W1, लेट वर्क डन अलोंग पाथ A to C या AC इज W1 और विच इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W1 इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण वर्क डन निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द फॉलोइंग केस। तो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, mg। नाउ रिजोल्व दिस mg इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक तो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये एंगल आपका क्या होना है, थीटा। इसको क्या नाम दूं मैं, mg कोस थीटा। और इधर जो होना है वो क्या रहेगा आपका mg साइन थीटा। तो f की वैल्यू क्या है, mg साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है, l। तो मैं क्या लिखूंगा, f डॉट एस यानी एफ एस कोस थीटा होगा, क्या होगा, W1 इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब देखिए मेरे पास क्या आया, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा एंड s इज इक्वल टू l। अब बात आती है कोस थीटा की, व्हाट इज द एंगल बिटवीन s एंड f। इधर है आपका f और इधर है आपका s, कितना है, 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूला में रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा W1 इज इक्वल टू mgl साइन थीटा इंटू कोस 180 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा W1 इज इक्वल टू कोस 180 पे क्या होता है, -1, क्या आ गया, माइनस ऑफ mgl साइन थीटा। एक रिजल्ट मेरे पास आ गया है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देके यहीं पे छोड़ता हूँ। अब मेरे पास है वर्क डन निकालना मेरे को, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट W2 इज द वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट A to B and B to C and which is given by W2 is equal to work done from A to B plus work done to move the object B to C, B से C। ठीक है, अब देखिए मेरे को ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे इसके अलोंग ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे लेके आओगे तो आप ऐसे इधर जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी और फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। देखिए A से B तक ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा, 0। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू दिस लाइन, इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। कोस 90 पे क्या होता है, 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू तो आपकी क्या होगी, 0 प्लस। अब मेरे को इधर फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो इधर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है तो नीचे क्या लगेगा आपका, mg। ठीक है, क्या लगेगा, mg। डेफिनेटली क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये वैल्यू आपको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चाहिए। ये कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अभी जो L है इसको टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लीजिए। इधर ये L है तो इस डायरेक्शन में ऐसे एरो लगा के मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको, इसके साथ एंगल पता है, इस साइड के साथ क्या पता है, एंगल। तो ये आ जाएगा L कोस थीटा। और इधर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, किसके साथ परपेंडिकुलर, इस लाइन के साथ। ये क्या होगा आपका L
साइन थीटा। आपको पता है वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड करके वेक्टर को इधर लेके आया तो ये क्या बन गया है, एल साइन थीटा। क्या बन गया, एल साइन थीटा। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया एल साइन थीटा, एफ की वैल्यू आ गई कितनी, एम जी। बात करते हैं थीटा, कौन सा थीटा, जो आपका इन दोनों के बीच में रहेगा, यानी यहाँ पे क्या आना है, एफ डॉट एस। तो एफ और एस की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिख सकते हो, एफ एस कोस थीटा। इस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर और ये नीचे, तो कितना हो गया, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, W2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एल साइन थीटा। यहाँ से भी वर्क डन क्या आ गया, सेम आ गया। तो देखिए W1 इज इक्वल टू W2, हेंस प्रूव्ड। यही हमने कहा था कि क्या किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो पाथ हमने चेंज करके दिखा दिया, यहाँ से रिजल्ट आपका आ गया है। ठीक है, अब देखिए आपकी जो बुक है उसमें यही टास्क कैसे दी गई है, यही टास्क कैसे दी गई है। अब की बार यहाँ पे उसने क्या किया, स्टेयर्स लगा दी। क्या लगा दी, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ लगा दी हैं। ऐसे करके वो सीढ़ियाँ लगा देगा, ऐसे करके क्या लगा देगा, सीढ़ियाँ, ऐसे सीढ़ियाँ लगा देगा, ऐसे 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 चढ़ता चढ़ता ये पॉइंट यहाँ ले आएगा और ये लेंथ दे देगा। तो आपको एक बार वर्क डन यहाँ पे सीधा A to C निकालना और एक बार आपको इन स्टेयर्स के अलोंग निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ निकालोगे, यहाँ पे पहले ये देखिए ये जो लाइन रहेगी ना, ये जो रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी इसके, तो इधर जो आपका फोर्स लगेगा mg जो रहेगा वो रहेगा इसके परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, इसके। तो इस डायरेक्शन में आएगा mg कोस थीटा। क्या आएगा, mg कोस थीटा, ऐसे जो रहेगा mg कोस थीटा इधर आ गया, तो आपका फोर्स हो गया mg कोस थीटा। क्या हो गया है, mg कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, और ये कहाँ है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे रिजल्ट निकल जाएगा 180 डिग्री करके। उसके बाद ये आपका इधर लगेगा, इधर लगेगा तो क्या लगेगा, mg साइन थीटा। ऐसे जोड़ते जाओगे तो जो फाइनल रिजल्ट है वहाँ से जो भी आएगा वही रिजल्ट आपका स्ट्रेट पाथ के अलोंग भी आएगा। तो चाहे आप वो भी कर सकते हो और नहीं तो आपको ये तो करना ही करना है, ये वाला रिजल्ट तो आपको करना ही करना है। जो स्टेप्स वाला होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, हमें केवल एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको प्रूव करके दिखाना था, जो कि इस एग्जाम्पल से बहुत ईजीली प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, पॉइंट अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे बनाने हैं कि जब भी आप नोटबुक खोलो तो आपको अलग से दिखे कि यहाँ पे कोई पॉइंट बनाया है, और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट्स को पढ़ने से आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको अपने आप याद आ जाने चाहिए। तो पॉइंट है आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज ऑलवेज जीरो फॉर क्लोज्ड पाथ। अगर किसी क्लोज पाथ के अलोंग, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी जिगजैग ऐसे वैसे करके, चाहे पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कैसा भी कोई भी शेप हो, अगर आपका पाथ क्लोज हो गया तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्लोज्ड पाथ में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही जीरो होगा या हर एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन जीरो हो जाएगा, बताइए। नहीं, इट इज not necessarily, it is not necessary that work done by external force must be zero in closed path. It is may or may not be, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स may or may not be zero for closed path। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो फॉर क्लोज्ड पाथ, ये हमारा पॉइंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सोच के देखिए, जब आपका पाथ क्लोज्ड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई ऐसा केस बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाए फिर भी वर्क डन नॉन जीरो हो जाए? और मैंने लिखा है नॉट नेसेसरी, इसका मतलब कोई ना कोई केस तो ऐसा जरूर होता है जिसमें ये जीरो नहीं होता। हाँ, तो नोट कर लीजिए।
इसका मीनिंग लिख लीजिए हिंदी में ऊपर वाले पॉइंट का। इट मीन्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 then it is not necessary that work done by external force will be zero। यानी डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने पे भी हम ये नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन जीरो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल जिसमें क्लोज्ड पाथ रहेगा बट वर्क डन जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नोट कीजिए एग्जाम्पल इसका, मेरे पास कोई ये एक पाथ है, ठीक है, इस पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसका मास है m, मैंने यहाँ पे F एक्सटर्नल नाम का कोई फोर्स लगाया, ठीक है, F एक्सटर्नल नाम का कोई फोर्स लगाया जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद कहाँ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, यहाँ पे। इसकी लेंथ जो है वो भी गिवन है, A से B का जो डिस्टेंस है वो भी आपका गिवन है कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स और भी होगा दैट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो वो कौन सा होगा F, कौन सा है ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग पाथ A to B एंड देन B to C। पहले A से B निकालिए, पहले क्या निकालोगे, वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट A to B, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट A to B इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है। फिर निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम B to A। पाथ क्लोज हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा, माइनस ऑफ L, है ना, क्या आएगा, माइनस ऑफ L इंटू में F। कर दूं क्या भाई, क्यों आएगा माइनस 180 डिग्री ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इधर हुआ, तो माइनस F इंटू में L। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप किधर चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस्ड होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर चला जाएगा। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ लेके आना, B से A पे, तो अब भी इनके बीच में एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया है, माइनस ऑफ FL। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ने जो टोटल वर्क किया वो जीरो नहीं हुआ, वो जीरो नहीं हुआ। बहुत ही आपका स्पेशल केस है जो कि डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने पे भी वर्क डन जीरो नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने पे भी वर्क डन जीरो नहीं हो रहा। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होता है, दोज फोर्सेस फॉर विच वर्क डन इज डिपेंड्स, या ऐसे लिखें, नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज independent of initial and final position but it is depends upon path। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस करेंगे। आज की जो आपकी स्कूल में क्लास हुई थी वहाँ पे इतना ही डिस्कस हो पाया था, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो में आपके पास ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें ना तो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा, ना मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है बता सकता। लेकिन क्लास में क्या होता है कि इसी में टाइम लगता है तो तरह तरह के क्वेश्चन बच्चों से आते हैं, जब उनके आंसर मैं करता हूँ तो उसमें टाइम लगता है, जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। अब कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तो ज़बरदस्ती मैं आपको आंसर कैसे बताऊँ कि मैं ही क्वेश्चन राइज कर लूँ और मैं ही आंसर बताऊँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए यही जो लेक्चर है क्लास में 40 मिनट्स में कवर होता है, जो कि यहाँ पे 15-20 मिनट में कवर हो जाता है इजीली। लेकिन यहाँ पे आपको केवल और केवल ये समझ लीजिए कि आप कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी नहीं कर सकते, यहाँ से केवल और केवल आप बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इस टॉपिक को थोड़ा बहुत समझ सकते हो, समझ तो मतलब सकते हो, जो मैंने बताया वो तो समझ में आ गया और आप उसका आंसर भी दे सकते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता ऐसे वीडियो से।
तो इसीलिए जो क्लासेज हैं वो लगाई जाती हैं स्कूल में, ताकि बच्चों के क्वेश्चन आए उसके माइंड में, जैसे पढ़ रहे उस टाइम पे, जैसे मैंने कहा ये, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन आए फिर उसका आंसर देंगे, तो वो क्वेश्चन का आंसर जब मिलता है तो बाकी बच्चों का भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, हो सकता है कोई और नया क्वेश्चन बच्चों से आ जाए, ऐसे करके, और वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट भी बच्चों में क्रिएट होता है और टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो यूट्यूब पे या जो भी आप वीडियो वॉच कर रहे हो, इस पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन भी मैं ही अराइज कर लूँ, मैं ही उसके आंसर दे दूँ, तो फिर आप तो मेरे कोई मूर्ख समझोगे कि पता नहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, अपने आप क्वेश्चन पूछ रहे, अपने आप ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये इस लेक्चर में आपने पढ़ा है इसको कवर कीजिए। अगर किसी का पीछे का कोई वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कोशिश है कि 1 तारीख से स्कूल बसेस वगैरह अरेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि स्कूल बस अरेंज 1 तारीख से अगर हो जाए तो बच्चे सभी क्लासेज अटेंड कर पाएँ। और उसके लिए जैसे बच्चे जा रहे हैं इनसे आप पता भी कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इनका अरेंजमेंट स्कूल ने कर रखा है कि एक रूम में केवल एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठेगा, 3 से ज़्यादा रो नहीं बनेंगी, इस तरह से करके जो भी आपके रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। और जितनी भी सेफ्टी हो सकती हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखें, और बच्चों को भी उनका ध्यान रखना है। कोशिश करें कि सभी बच्चे अपना जो पॉकेट सैनिटाइज़र आता है छोटा, वो अपना हमेशा अपने साथ रखें। और मास्क तो आपको पता ही है, जो फेस मास्क है वो तो कंपलसरी है ही, वो तो आपको हमेशा लगा के रखना ही रखना है। साथ में ध्यान रहे कि बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी। आपको थोड़ा सा भी महसूस हो रहा है खांसी जुकाम या हल्का सा भी आपको लग रहा है कि टेम्परेचर अप है, इवन आपके घर में भी किसी का अप है या किसी को भी खांसी जुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार टीचर के पास मैसेज डाल के और स्कूल बस में ना बैठें और स्कूल में आने की कोशिश ना करें। लेकिन उसके लिए मैसेज ज़रूर डाल दें कि मेरे स्कूल में ना आने का कारण ये है कि मेरे घर पे या मैं या इस तरह का कोई प्रॉब्लम थी इसलिए, या आप पहले ही पूछ ले कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो सभी अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर ले, ताकि जब आप क्लासेज अटेंड करो तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स।